आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाज शास्त्र। आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वह है वंचित समूह की समस्याएं, जिसे हम डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं, या फिर इन समूह को हम वनरेबल ग्रुप्स भी कह सकते हैं। तो आइए इस क्लास में हम ये देखते हैं कि कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग या वंचित वर्ग कौन से हैं और इनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। आज का हमारा टॉपिक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है और आपके जो जनरल नॉलेज है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी समाज हो, सभी समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वह वर्ग जो कि शक्तिशाली है, जिसे हम अभिजन वर्ग, पूंजीपति वर्ग या फिर उच्च वर्ग के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ग है जो कि गरीब है, शोषित है, जिसको हम दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग या दलित वर्ग कह सकते हैं। इस तरह के लोग जिनका जीवन बहुत ही कठिन है, जो अपनी दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते, उनको हम कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग के नाम से जानते हैं। मार्क्सवादी या रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट ने इन्हें शोषित वर्ग कहा है। वे कहते हैं कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग है। पूंजीपति वर्ग है वह शक्तिशाली है, उसका आर्थिक संसाधनों पर अधिकार है, और जो दुर्बल वर्ग है वह आर्थिक संसाधनों से वंचित है और बहुत ही निम्न स्तर का जीवन वे लोग जीते हैं। और आपने सोसाइटी में देखा भी होगा ना, कई लोगों के पास बहुत प्रीमियम गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी कार होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। और दूसरी तरफ आपको सड़क के किनारे सोते हुए या भीख मांगते हुए गरीब लोग भी मिलेंगे। शहरों में हम स्लम्स में रहने वाले, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की बात हम कर सकते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं वो वंचित वर्ग में शामिल हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमने पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, अंत्योदय योजना एवं संवैधानिक आयोगों की स्थापना भी की गई। संवैधानिक दृष्टि से कमजोर, दुर्बल या दलित वर्ग के अंतर्गत हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करते हैं। जो वंचित या दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके अंतर्गत हम महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, फिजिकली चैलेंज्ड लोग मतलब शारीरिक रूप से विकलांग लोग, माइग्रेंट्स प्रवासी लोग, मार्जिनल फार्मर्स सीमांत किसान, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, या एलजीबीटी कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वे, और इसके अतिरिक्त भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोग, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग। उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं आप जानते होंगे। जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर आदि, इनमें जो लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं सीमांत क्षेत्रों में, वे भी वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से शहरों में स्लम्स की बहुत समस्या है। स्लम्स में लोग अस्वास्थ्यवर्धक कंडीशंस में रहते हैं और बहुत ही गरीबी का जीवन जीते हैं। शुद्ध हवा या फिर उनके पास पीने के पानी का भी अभाव होता है। तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे समुदायों को हम वंचित वर्गों में शामिल। वल्नरेबल सेक्शंस या वंचित वर्गों के विषय में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की जो बुक है भारत में विरोधाभास, ये आपको पढ़नी चाहिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और वीकर सेक्शंस की प्रॉब्लम्स को आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भारत में विरोधाभास है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत है। भारत में वो जनसंख्या है जो वंचित है, दुर्बल है, और किस तरह से वे गरीबी के विशेष साइकिल में इस तरह के लोग रहने को मजबूर हैं। दुर्बल वर्ग या वंचित समूह है का आधार अलग अलग हो सकता है। कुछ समूह है
जो कि आर्थिक दृष्टि से वंचित हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से हो सकते हैं और राजनीतिक दृष्टि से हो सकते हैं। हालांकि इनको क्लासिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि जो समूह है आर्थिक रूप से कमजोर है उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है। कई बार सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप पीछे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज, लाइफ चांसेस, लाइफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो राजनीतिक दृष्टि से भी आप कमजोर हो जाते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से अगर हम कमजोर लोगों की बात करें तो वे हैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, रेफ्यूजीज जिन्हें हम शरणार्थी कहें, और महिलाएं या रिलीजियस माइनॉरिटीज। राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों की बात करें तो अगेन देखिए, जो अनुसूचित जातियां हैं वे राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी, मतलब अनुसूचित जनजातियां भी, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स, स्लम्स में रहने वाले लोग, ओबीसीज और महिलाएं। आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो उपयुक्त वर्गों के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वे वंचित समूह में शामिल हैं। और महिलाएं तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वंचित हैं ही, पिछड़ी हुई हैं ही, कमजोर हैं ही। चाहे कोई भी समाज हो, महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ की ही है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में वंचित लोग पाए जाते हैं, वनरेबल लोग पाए जाते हैं। जो वनरेबिलिटी है वह क्रॉस सेक्शनल है, और जो ये वंचित लोग हैं, वनरेबल लोग हैं, वो वॉइसलेस हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। सरकार के द्वारा, नीति निर्माताओं के द्वारा बजटिंग के समय उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उनको कई बार हम वॉइसलेस भी कहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शंस की बात की गई है। कमजोर वर्ग या वीकर सेक्शंस या डिप्राइव्ड जो पॉपुलेशन है या डिप्राइव्ड लोग हैं, उस पर विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। जी पार्थ शास्त्री, जी.डी. रामाराव, बी.एस. मिन्हास, योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक एवं सामाजिक मानदंड निर्धारित किए हैं। इनके अनुसार दुर्बल या कमजोर वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका नहीं है, जिनके पास आय के नियमित साधन नहीं है। तो आइए कमजोर वर्गों की हम कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। कमजोर वर्ग के अंतर्गत वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को, बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर सके, उनको शामिल करते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरतें ये लोग पूरा नहीं कर पाते, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है इनके पास। और ये हम इस समय भी देख सकते हैं कोरोना टाइम्स में कि लोगों को कितना मुश्किल हो रहा है, जिनके पास आय के निश्चित स्रोत नहीं है, उनको हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कई बार। और वंचित वर्ग के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन स्तर होता है उनका। ये वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्यतः दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, मतलब उनकी कोई नियमित आय नहीं होती है, ऋणग्रस्त होते हैं और ऋणग्रस्ता का एक विशेष साइकिल चलता रहता है। अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं और विशेष अवसरों पर इन्हें सेठ साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग सुविधाओं से अनभिज्ञ हैं। अशिक्षा के कारण ये बैंक भी नहीं जा सकते और सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले सकते, इसलिए ऋणग्रस्त रहती है ये पॉपुलेशन। कम पूंजी की वजह से अगर ये काम करना भी चाहें, काम का मोटिवेशन हो इनमें कि नहीं मुझे आत्मनिर्भर बनना है या बिजनेस करना है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास पूंजी का अभाव है, कैपिटल नहीं है इनके पास, प्रॉपर्टीज नहीं है इनके पास। इसमें लघु सीमांत कृषकों को भी शामिल करते हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, बहुत या फिर बहुत ही छोटे खेत हैं जिनके पास, मार्जिनल फार्मर्स हैं जो, और अगर उनकी खेती बरसात पर निर्भर है तो अकाल पड़ने पर या अतिवृष्टि होने पर इनको शहरों में छोटे छोटे कार्य करते हुए आप देख सकते हैं, रिक्शा चलाते हुए, मजदूरी करते हुए, ठेला चलाते हुए, ठेले पर सब्जियां बेचते हुए, तो इनको हम वीकर सेक्शंस कहते हैं। ये जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार के वंचित समूह या डिप्राइव्ड सेक्शंस रहते हैं, जैसे हमने अभी बात की एसटीज, एससीज, ओबीसीज, विमेन, चिल्ड्रन, एजेड, एलजीबीटी या फिर माइग्रेंट लेबरर्स। इनकी समस्याएं लगभग एक जैसी हैं,
गरीबी, ऋणग्रस्तता, सामाजिक पिछड़ापन आदि। लेकिन इस क्लास में आज हम अनुसूचित जाति की समस्याओं पर बात करेंगे ना। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और अनुसूचित जो जातियां हैं इनको अछूत, दलित या हरिजन भी कहा जाता है। 1935 के विधान में इन जातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई ताकि इनका विकास हो, जैसे कि इनको प्रतिनिधित्व दिया गया, आरक्षण दिया गया। इस दृष्टि से इन जातियों के लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गई, शेड्यूल बनाई गई। यही कारण है कि इनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। अनुसूची के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया है। तो इस क्लास में हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। ये एक वंचित समूह है, डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, और हिंदू समाज में इनका बहुत लंबे समय तक शोषण होता रहा और ये बहुत एक बड़ी समस्या है जातिवाद हमारी सोसाइटी में। जो अनुसूचित जातियां हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इनको अनेक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता है। इनको व्यवसाय की भी पुराने ज़माने में छूट नहीं होती थी और पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ये जो व्यवसाय करती थी उन्हें अपवित्र माना गया, जैसे कि सफाई का कार्य, चमड़े का कार्य, मृत पशुओं को उठाना। ये सभी काम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी देख लीजिए गवर्नमेंट कितने सफाई अभियान पर जोर देती है। स्वच्छ भारत अभियान इसका उदाहरण है। लेकिन ये एक दुखित स्थिति है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों को अछूत या दलित माना गया। उनको सामाजिक जीवन में सहभागिता नहीं मिली। वे मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ से वंचित रखा गया, अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते थे, मतलब अपनी प्रतिभा के अनुसार वे जॉब नहीं कर सकते थे। इन जातियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज में सहभागिता नहीं थी और प्रशासन में सहभागिता नहीं थी। और जो अनुसूचित जातियां हैं ये 80% इनकी पॉपुलेशन गांव में रहती है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहती है और ये मजदूरों के रूप में काम करते हैं। सीमांत किसान, देखिए सीमांत किसान उसे कहते हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है। उनके पास इतना ही अनाज उत्पन्न होता है कि वे अपनी आवश्यकताओं के, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और बाजार के लिए बेचने के लिए उनको सरप्लस इनकम उनके पास नहीं होती है। और जब खेती में समस्याएं हैं तो वो खेती और मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। इनकी महिलाएं बहुत ही कठिन परिश्रम करती है और महिलाएं तो फिर चाहे वह किसी भी सामाजिक समूह की क्यों न हो, उनको दोहरा, जिसे हम कहें दोहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो सोशल बैरियर्स और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। तो आइए हम देखते हैं कि शेड्यूल जो कास्ट हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो अनुसूचित जाति की जो समस्याएं हैं इनमें हम सामाजिक निर्योग्यताओं की बात कर सकते हैं। सामाजिक निर्योग्यताओं का मतलब हुआ कि सामाजिक रूप से आप क्वालिफाई नहीं हो कि आप सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल कर सको। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था पुराने समय में। मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे, उच्च जातियों के मंदिर में नहीं जा सकते थे, नदियों, तालाबों और जलाशयों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, विद्यालय में नहीं जा सकते थे, अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते थे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि असमानता में फिर से असमानता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि अस्पृश्य उनमें भी संस्करण पाया जाता है। विद्वान के पनिकर कहते हैं कि विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर भी प्रत्येक जाति में एक संगठन था। मतलब इनमें भी अब ये हो गया है, कुछ हैं वो नौकरी कर रहे हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, वे गांव में रहने वाले और अशिक्षितों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे हैं। तो अछूत जातियों में भी काफ़ी इस तरह का विभाजन, क्लासिफिकेशन पाया जाता है। अब इनकी आर्थिक समस्याएं हम देखते हैं। आर्थिक समस्याओं में इनके व्यवसाय को अपवित्र माना जाता है, जैसा हमने बात की। कम आय है इनकी, कम आय की वजह से सामाजिक जीवन भी उच्च स्तर का नहीं हो पाता है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। और ये कृषि मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करते हैं।
बंधुआ मजदूर वह मजदूर होता है जो एक निश्चित आय पर खेत में, घर पर, अपने मालिक के यहाँ तब तक काम करता है जब तक कि वह ऋण नहीं चुका दिया जाता। एक तरह का ही दासत्व है जो बहुत बड़ी बुराई है। फिर ये लोग ऋणग्रस्त रहते हैं, विशेष अवसरों पर इनको ऋण लेना पड़ता है। उस सेठ साहूकार बहुत ज़्यादा ब्याज पर ऋण देते हैं इनको, विवाह के अवसर पर, मृत्यु भोज के अवसर पर या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि इनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठे। लोकसभा और विधानसभा में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। पंचायती राज में भी आरक्षण है ताकि राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे तो नीति निर्माण में इनकी सहभागिता होगी और आर्थिक जीवन में भी सहभागिता कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त इनको लोन दिया जाता है, बैंकों के द्वारा सब्सिडीज इनको दी जाती है, इनके एंटरप्रेन्योर्स को। इनके लिए सलाहकार परिषदें, आयोगों का गठन किया गया जो इनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करे। विकास कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून बनाया गया है ताकि आर्थिक रूप से ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सम्मिलित हो सकें। काफ़ी एनजीओज और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इनके लिए। अब हम इनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो राजनीतिक रूप से इनकी सहभागिता कम रही है पुराने समय से ही, क्योंकि जातिवाद के कारण उच्च जातियों के पास ही राजनीतिक सत्ता होती थी। परंपरागत रूप से राजनीति और शासन से वंचित रही है जनसंख्या, लेकिन सरकारी नीतियों, एनजीओ के प्रयासों, कानूनों, टेक्नोलॉजी के प्रसार, शिक्षा का जो है प्रतिशत बढ़ा है, जागरूकता आई है, इसलिए ये अब राजनीति में भी सहभागिता करने लगे हैं। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। संसद, राज्य विधानसभा में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। हम देखते हैं कि सरकारी प्रयासों की वजह से वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारी या फिर गवर्नमेंट है, उसमें अनुसूचित जातियों की सहभागिता बढ़ी है। नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में उनकी सहभागिता होती है और वर्तमान में जो वोट की राजनीति है उसके अंतर्गत भी इनको एक उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी प्रयास भी करती है। हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में इन जातियों की जो महिलाएं हैं या जो सामान्य जनसंख्या है उसकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है। इसका कारण है इनमें शिक्षा का प्रसार होना, जागरूकता होना और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से अनुसूचित जातियां राजनीतिक रूप से एक बहुत ही जिसे हम कहें शक्तिशाली समूह के रूप में या प्रेशर ग्रुप के रूप में भी उभरी है। वर्तमान समय में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, मतलब समावेशी विकास से सोशल एक्सक्लूजन की जो समस्या थी वो दूर हुई है, क्योंकि ये जो जातियां हैं ये सोशली एक्सक्लूडेड थी। लेकिन हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, समावेशी विकास की नीतियां हैं, उसकी वजह से अनुसूचित जातियां भी राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अनुसूचित जातियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक समस्याएं जिसके अंतर्गत कई तरह की कुप्रथाएं भी सम्मिलित हैं और अस्पृश्यता तो असमानता का एक चरम रूप है जिसको कि कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण कानून 1955, इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया। आज की हमारी डिस्कशन से हमने ये देखा कि अनुसूचित जातियों को अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के उनके ये समस्त पक्ष एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये समस्याएं आपस में अंतर संबंधित हैं, क्योंकि अगर अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक रूप से अगर उनको कुछ अधिकार नहीं है या इस तरह की परंपराएं हैं कि वे दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकती हैं या फिर अनटचेबिलिटी की समस्या है, तो वो आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ नहीं हो पाती हैं और आर्थिक सुदृढ़ता के अभाव में राजनीतिक सहभागिता की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति में जिस तरह का धन और बल का प्रयोग होने लगा है तो गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीतिक सहभागिता नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इतना आधुनिकीकरण, पश्चिमी मूल्यों और आधुनिक शिक्षा के बावजूद भी हमें कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया,
या फिर अन्य तरह की सोशल एट्रोसिटीज़ की गई, या जो पुराने ज़माने में सिविल डिसएबिलिटीज़ थी शेड्यूल कास्ट को, वह गाँव में आज भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो इन सब का निराकरण तो एक जागरूकता से ही किया जा सकता है, और एक दृष्टिकोण बदलकर, क्योंकि सबसे पहले तो हम सभी मानव हैं, कानूनों का ही प्रभाव नहीं होता हमेशा, एक जागरूकता भी जरूरी है, हृदय परिवर्तन जरूरी है। आधुनिक, शिक्षित और लोकतांत्रिक मूल्यों युक्त भारत की नई पीढ़ी में हमें ये नज़रिया दिखाई देता है। ऑफिसेज में, त्योहारों में या साथ में ट्रेवल करते हुए समय हम सभी जातियों को देखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि सरकारी बेनिफिट्स का या विकास योजनाओं का फ़ायदा अनुसूचित जाति की सभी उपजातियों को मिले, सभी वर्गों को मिले। तो इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।